सभी लोग को मेरा नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये 6th वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। अभी तक थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, तो अब कोशिश करूँगा कि डेली जो है आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में अभी यूपीटीईटी के साथ साथ में एनटीपीसी रेलवे का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो और यूपी पुलिस का भी लगा हुआ है। तो इनको ध्यान में रख कर के ही अब जो भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वो सभी जो है इन्हीं एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 मंदिर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कामाख्या मंदिर असम में है, ये बिल्कुल सही है। परशुराम कुंड जो है ये उत्तर प्रदेश में दे रखा है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में ना होकर के अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है ये परशुराम कुंड पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर उड़ीसा में है, ये भी सही है। और चौकी हांग विहार लेह में पड़ता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करें। यहाँ पर एक तरफ हिल स्टेशन दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस राज्य में ये हिल स्टेशन है पूछा गया है। कुफरी ये उत्तराखंड में दिया गया है यहाँ पे 1 नंबर पे, तो कुफरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हाफलांग ये असम में पड़ता है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और चक्राता ये उत्तराखंड में पड़ता है। यानी 2, 3, 4, 1 ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी सुमेलित करो करके क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 4 कंपनीज दे रखी है, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम और नेशनल एल्युमिनियम। कहाँ पर स्थित हैं? हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट और रेणुकूट, ये 4 जगह दे रखी है। तो बाल्को जो है ये कोरापुट में है, उड़ीसा में। हिंडाल्को, रेणुकूट जो पड़ता है ये मिर्ज़ापुर के पास में उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हिंडाल्को कंपनी है एल्युमिनियम की, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन एल्युमिनियम जो है ये हीराकुंड में है। और नेशनल एल्युमिनियम या नाल्को जिसको कहते हैं ये कोरबा में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए का तीसरा, बी का चौथा। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 इसमें सही हो जाएगा। ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 2 कथन दे रखे हैं आपको। पहला कथन है भारत में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है, ये भी सही है। तो ए और बी या पहला और दूसरा दोनों सही है। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो जल संसाधन मंत्री होते हैं, ये उपाध्यक्ष होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो पहला तो है कि नदी जल विवाद कोई हो तो राज्यों के बीच में कोई नदी जल विवाद है उसको लेकर के समझौता कराना। साथ साथ में जल नीति को बनाना, राष्ट्रीय जल नीति है उसका फॉर्मेशन करना, पॉलिसी जो है वाटर पॉलिसी का। तीसरा जो है संसाधन जो है जल के संसाधन, उनको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाना। पेयजल की समस्या है उसका भी निवारण करना। तो ये सभी कार्य जो है ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं,
हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन मिलते हैं। तो शंकुधारी वन यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ये बेसिकली टैगा जलवायु में मिलते हैं। और टैगा जलवायु में इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऊंचाइयाँ दे रखी हैं। तो 500 मीटर से कम ऊंचाई पर तो नहीं मिलते हैं ये, 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर भी नहीं होते हैं, 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच ये पाए जाते हैं टैगा वन। वनस्पति कौन कौन सी होते हैं वृक्ष इनमें, तो सबसे पहले जैसे देवदार है, स्प्रूस है, स्प्रूस, ठीक है। और इनमें जो है इसके साथ साथ आप तो तीसरा है वो फर को भी इसमें गिना जाता है। तो देवदार, स्प्रूस, फर ये सभी जो है ये शंकुधारी वन थे। अब ये वन जो होते हैं बेसिकली इनका कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं, एक तरह से इनकी जो डायमेंशन होती है, कह सकते हैं कि इनकी जो इनका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। और जो टैगा वन होते हैं इसमें बेसिकली क्या होते हैं, ऊंचाइयों के साथ साथ जो है वनों का परिवर्तन होता रहता है पर्वतीय वन का। तो जैसे सबसे नीचे में जो है वो सदाबहार वन आते हैं, फिर उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन के बाद में उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर जाते हैं तो टैगा वन आते हैं। टैगा वन के बाद में यहाँ पर उसके बाद में जो है घास भूमियाँ आती हैं, और घास भूमियाँ जैसे लाइकेन है, मॉस है, तो वहाँ पर घास भूमियाँ पाई जाती हैं ऊंचाइयों पर। और उसके बाद में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा वन पाए जाते हैं। बेसिकली टुंड्रा जो है वो उसको जो है बर्फीले प्रदेश जो होते हैं, यहाँ पर बर्फ़ से पूरी तरह से जो बर्फ़ ढकी हुई होती है पर्वतों की ऊंचाइयों पर, तो वो टुंड्रा कहे जाते हैं, टुंड्रा जलवायु कही जाती है। नेक्स्ट आते हैं कत्था प्राप्त होता है। देखिए कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, और ये जो खैर वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वृक्ष है, या कह सकते हैं पर्णपाती वन में आता है। हल्दू वृक्ष, हल्दू वृक्ष, अब इस खैर वृक्ष से जो है कत्था बनता है। हल्दू वृक्ष जो होता है, हल्दू वृक्ष बेसिकली जैसे गूलर के जैसा उसका फल होता है, और हल्दू वृक्ष बेसिकली इसका जो प्रयोग होता है वो नक्काशी में होता है। फिर आता है ये एबोनी वृक्ष। एबोनी वृक्ष जो है इससे जितने भी वाद्य यंत्र है जैसे तबला है या फिर ढोलक है, तो इनकी लकड़ियाँ जो होती है एबोनी वृक्ष से की लकड़ियाँ होती हैं। पलाश, पलाश जो है इसके नारंगी फूल होते हैं, और इसको जो है अगर दूर से देखा जाए तो ये आग की लपटें जैसे होती हैं उसी कलर के ये दिखते हैं पलाश के फल, पलाश के पेड़। और इसमें जो है पलाश बेसिकली क्या होता है कि इसका यूज़ जो है औषधियों में ज़्यादा होता है। बेसिकली जितने भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं या फिर होम्योपैथिक औषधियाँ हैं, तो वहाँ पर पलाश के जो जूस होता है वहाँ उसके फलों का वो उसका प्रयोग जो है औषधियों में होता है। नेक्स्ट आते हैं किस पौधे को जंगल की आग की उपमा दी गई है, ये मैंने दी जाती है। ये मैंने अभी बताया आपको कि पलाश को के पेड़ को अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जंगल में आग लगी हुई है, लपटों की जैसे, उसके जैसा ही एक जो है कलर हो जाता है पलाश का। रोजवुड, श्वेत सरोवर और साइप्रस, ये तीनों जो है ये टैगा जलवायु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुमेलित करें, एक तरफ जलप्रपात दे रखा है और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जलप्रपात को जरूर जान लीजिए कि किस राज्य में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है। ये पंचघाघ ये झारखंड में है।
कपिलधारा मध्य प्रदेश में है और किन्नैर जो है ये मेघालय में है। यानी 4 3 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे 4 नदियों की बेसिन दे रखी है। यानी नदी घाटी बेसिन का कहने का मतलब ये है कि नदियों का जो पानी है उसका फैलाव जो है कहाँ तक जो है वो जाता है। तो कावेरी नदी दे रखी है, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, नदी घाटी बेसिन की अगर बात करें हम तो महानदी की जो नदी घाटी बेसिन है वो सबसे बड़ी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद में कावेरी है, नर्मदा है, फिर ताप्ती है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करें। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नदियों का नाम जानना, उसके बाद नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो जैसे गोदावरी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वो पैनगंगा है, वैनगंगा है। तो ये जो है भद्रा है, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो पहले का हो जाएगा, ए का हो जाएगा, दूसरा पैनगंगा। दूसरा है महानदी। महानदी तो जैसे गोदावरी की बात करी हमने, तो नासिक के पास में जैसे वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से जो है ये गोदावरी नदी निकलती है। महानदी सिहावा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है और ये जो है शिवनाथ इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये पहली परियोजना थी भारत की और जो नदी घाटी परियोजना थी। और दामोदर नदी जो है इसकी सहायक नदी जो है वो है बराकर। फिर आते हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कावेरी नदी, और भवानी जो है इसकी सहायक नदी है। अमरावती भी इसकी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अमरावती ये जो है ये सहायक नदी है कावेरी की। उसी प्रकार से तवा नदी के बारे में भी पूछा जाता है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तवा नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। और भी है हसदो सहायक नदी है, वो महानदी की है, सहायक नदी है। तो इसमें जो हो जाएगा ये ए का दूसरा, बी का तीसरा, फिर चौथा, 2 3 4 एक आंसर इसमें हो जाएगा। यानी इसका भी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है। देखिए अगर भारत के अंदर जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ खासकर उन नदियों को कहा जाता है जो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। बेसिकली जिन जो नदियाँ जो है वो सूख जाती हैं और समय के अनुसार जो है उनमें पानी होता है। लेकिन जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं वो बेसिकली क्या है, वो सदा नीरा है, उनमें हमेशा पानी बना रहता है। ऊपर बर्फ़ की चादर है क्योंकि हिमालय के सबसे ऊपर में, और वहाँ जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है वैसे वैसे जो है वो नदियाँ जो है नदियों का रूप जो है धारण करती है। उसका पानी जो है बह कर के नीचे आता है, तो उनको हिमालयी नदियाँ कहा जाता है। और बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनकी लेंथ भी कम होती है कंपेयर टू जो हिमालयी नदियाँ हैं उनकी। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में गोदावरी पहले दे रखा है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी दे रखी है। फिर रखी है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, फिर नर्मदा दे रखी है। फिर गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो देखिए गोदावरी के बाद जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वो है कृष्णा। तो ये दोनों तो कड़ हट जाएंगे। उसके बाद में महानदी और नर्मदा बचती है। तो याद रखिएगा कि महानदी जो है अगर लंबाई की बात करें, देखिए बेसिन की बात अलग होती है और लंबाई की बात अलग है। अगर ये बेसिन की बात करें तो महानदी का बेसिन जो है वो नदी घाटी बेसिन जो है वो नर्मदा से बड़ा है। लेकिन यहाँ बात आ रही है लंबाई की। तो लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी की लंबाई महानदी से ज़्यादा है।
तो ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये सही है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है पर्वत श्रेणी, और धूपगढ़ जो है इसकी सर्वोत्तम चोटी है। उसके बाद लूनी नदी के बारे में दे रखा है। लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत माला से जो है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वहाँ से निकलती है। और लूनी नदी जो कच्छ के रन में जाकर के, दलदल में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, दक्कन ट्रैप की बात यहाँ पे है कि दक्कन ट्रैप में से के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है या सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं दक्कन ट्रैप। तो इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में, क्रिटेशियस युग में कल्प में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। मेसोजोइक सरीसर्प का जो युग था उस टाइम पे जो है क्रिटेशियस युग था, उस टाइम पे दक्कन भूमि का फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली जब लावा जो होता है निकलता है ज्वालामुखी से, मैग्मा लावा बन के निकलता है, और जब लावा जो है सूख जाता है तो उसमें बसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें जो है वो बन जाती हैं। तो उन पर बसाल्ट की चट्टान पर बसा हुआ जो है दक्कन पठार जो है वो कहा जाता है उसको। और ये जो है इसका सर्वाधिक भाग जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और कर्नाटक में पड़ता है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। तो इसकी रचना जो है दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। ये भी सही है। पृथ्वी के बीच में दरार उत्पन्न हुई और दरार उत्पन्न से क्या हुआ कि उससे जो है ज्वालामुखी का रूप धारण करके जो मैग्मा था वो लावा के रूप में बाहर निकला, और उसके साथ साथ जो है ग्रेनाइट और बसाल्ट की चट्टान का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद जो है इसे दक्कन का ट्रैप बना। अब इसमें दिया है कि इसकी रचना मुख्यतः बसाल्ट से हुई है। ये भी सही है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ये गलत है। मध्य प्रदेश में ना होकर के इसका अधिकांश भाग जो है वो महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। खास तौर से जो है धारवाड़ क्षेत्र जो है वो कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र वो भी दक्कन भूमि पर बसा हुआ है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो धारवाड़ क्षेत्र है उसमें आयरन ओर ज़्यादा पाए जाते हैं, लौह अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जितनी भी लौह इस्पात की जो संयंत्र है या कह सकते हैं जो भी प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर जो है ऐसी जगह पर बने हुए हैं जहाँ पर जो रॉ मटेरियल जो है जैसे लोहा है, कच्चा लोहा, और साथ साथ में जो है हेमेटाइट जिसको बोलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो और साथ साथ में कोयला जो है अवेलेबिलिटी उसकी भी ज़्यादा हो। तो ऐसी जगह पे जो है वो जितने भी स्टील के प्लांट्स बने हुए हैं, अयस्क के प्लांट बने हुए हैं, कह सकते हैं इस्पात के प्लांट बने हुए हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो इन्हीं क्षेत्र में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, उड़ीसा में ये बने हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि फेरस जिसको कह सकते हैं कि लोहांश की अधिकता जहाँ पे होती है या फिर जहाँ पर मेटेलिक जो है मिनरल या कह सकते हैं और बाद में रिफाइनिंग के बाद और कहा जाता है तो पाए जाते हैं, वो सभी के सभी जो है ज़्यादातर दक्कन भूमि पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है। देखिए, एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और साथ साथ में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। 8848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अभी ये बढ़ भी गई है तो अभी जो है 8850 मीटर हो गई है। उसके बाद कंचनजंगा इस सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर ये पड़ता है, बेसिकली सिक्किम में पड़ता है। तो इंडिया की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी कंचनजंगा है। अगर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो है K2 कराकोरम में श्रेणी में। K2 की जो ऊंचाई है वो 8600 है मीटर है, और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद में
मकालू आता है तीसरे नंबर पे। मकालू श्रेणी जो है, और अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। मकालू की ऊंचाई जो है वो 83-84 मीटर है, और अन्नपूर्णा जो है ये 8091 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो कश्मीर और तिब्बत को नहीं जोड़ता है जोजिला दर्रा, श्रीनगर और गिलगित को भी नहीं जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दर्रे कौन कौन से कहाँ पर है। जैसे अगर हम रिवाइज करें तो जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा भी पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और बड़ा लाचला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। और उसके साथ साथ नाथुला जेलेपला आपने बता दिया, मनाला, थागला, नीतिला, लिपुलेख, ये सभी दर्रे जो है ये पड़ता है, ये सभी जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं। रोहतांग दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिप्कीला दर्रा वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके अलावा जो है दीफू वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी दर्रे हैं वो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो उसमें जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट भी दर्रे में आता है। तो थाल घाट और भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और पाल घाट जो है वो केरल में पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है कुछ दर्रे हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस ग्लेशियर के मध्य भाग के पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हुआ है, तालाब का निर्माण हुआ है, और जिसे गांधी सरोवर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वो कौन सा ग्लेशियर है? तो वो उसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर। उत्तराखंड में पड़ता है ये, उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर सोना पानी और बारासिगरी, ये दो ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है इंडिया का। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में पड़ता है, खास तौर से लद्दाख में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये बताना है किस राज्य में नहीं है। तो श्री राम जी जब वनवास गए थे तो उस टाइम पे जो है वो दंडकारण्य भी रुके थे। तो ये छत्तीसगढ़ में भी इसका क्षेत्र फैला है, उड़ीसा में भी फैला है, तेलंगाना में भी फैला है, लेकिन मध्य प्रदेश में दंडकारण्य का क्षेत्र नहीं फैला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है, देश का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो देखिए, अमीनी द्वीप या मध्य अंडमान, ये दोनों नहीं है। उसके बाद एलिफेंटा द्वीप भी नहीं है। सालसेट द्वीप जो है, इस द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई जो है इसी द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर। और क्योंकि मुंबई की राजधानी जो है मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो सर्वाधिक है, इंडिया में सर्वाधिक पॉपुलेशन मुंबई में है, तो इसीलिए जो है सालसेट द्वीप की भी पॉपुलेशन कहेंगे कि सर्वाधिक है, जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित गंगा की सहायक नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है। देखिए, यहाँ पर 4 नदियाँ दे रखी है, चंबल दे रखी है, घाघरा दे रखी है, सोन दे रखी है और गोमती दे रखी है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम बात करें कि लंबाई के आधार पर, इंडिया की बात ना करें, केवल लंबाई की बात करें, तो गंगा क्योंकि भारत की नदी है पूरी तरह से, और गंगोत्री हिमनद से निकली है उत्तराखंड से। तो अगर हम बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी के बाद में अगर बात करें तो चंबल नदी जो है ये गंगा की सहायक नहीं है, लेकिन यमुना की सहायक है। अब चूँकि यमुना की सहायक है तो ऑटोमेटिक यमुना जो है गंगा में जाके मिल जाती है, तो फिर ये कह सकते हैं कि गंगा की सहायक नदी भी कह सकते हैं इसको। अब चंबल, अब इसमें जो है चंबल है, घाघरा है, सोन है, गोमती है। तो अगर हम बात करें केवल लंबाई को लेकर के, तो घाघरा जो है ये सबसे लंबी नदी है।
लेकिन अगर गंगा की सहायक की बात करें तो चूँकि घाघरा का जो उद्गम स्थान है वो पड़ता है नेपाल में, तो नेपाल में पड़ता है तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पड़ता है नेपाल, हाँ नेपाल में ही पड़ता है। तो नेपाल में पड़ता है इसका उद्गम स्थान, और ये थोड़ा सा टर्न होकर के ये तिब्बत की तरफ भी जाता है। तो तिब्बत और नेपाल से होती हुई जो है ये इंडिया में आती है और गंगा में मिल जाती है। तो चूँकि इसकी पूरी लंबाई हम लोग नहीं लेंगे, केवल इंडिया में लंबाई लें तो घाघरा जो है चंबल से छोटी हो जाती है। तो चंबल, फिर घाघरा है, फिर सोन है, फिर गोमती है। तो ये ऑप्शन जो है ए वाला ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि लंबाई के बात करें तो 1050 किलोमीटर की लंबाई जो है वो घाघरा की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो चंबल की लंबाई जो है 980 के आसपास है, किलोमीटर के आसपास है, जो कि सर्वाधिक लंबी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर हम बात करें कि गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा में सबसे पहले जो है, मान लीजिए यहाँ पर गंगा में पहले घाघरा मिलती है, रामगंगा मिलती है, उससे पहले रामगंगा, फिर घाघरा, फिर गोमती, फिर गंडक, फिर ऊपर से जो मिलने वाली नदी है फिर कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। कौन सी नदी मिलती है? महानंदा। अब नीचे से मिलने वाली नदियों में अगर हम बात करेंगे तो नीचे से जो है वो यमुना मिलती है, और यमुना के बाद सोन मिलती है, आगे जाकर के सोन, अब इसके बाद में यमुना की सहायक नदियों में पूछा जाता है कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां हैं चंबल, कैन, बेतवा, काली सिंध, ये सभी जो है मालवा के पठार से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और थोड़ा सा भाग उसका जो है राजस्थान में भी जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये जो लेटराइट मिट्टी है इसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। 3 से 4% के बीच में भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या कह सकते हैं चिकनी दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, जैसे सॉइल इरोजन होता है, तो ऊपर से जब नदी आती है तो नदी जो है अपने साथ कंकड़, बालू, बजरी और रेत, ये सब जो है साथ लाती है। तो इनको जो है जब साथ लाती है तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो है ये मैदानों की तरफ आती है, और इसमें जो पुरानी जलोढ़ है उसको भाबर बोला जाता है, और नई जलोढ़ को जो है वो खादर बोला जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी कितनी है, लगभग कितना प्रतिशत जो है, सब सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है। 43% के आसपास, 43 से 44% आप लिख सकते हैं कि 43% के आसपास जो है वो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं। और इसको चिकनी दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, चीका युक्त मिट्टी भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिट्टी है ये खास तौर से जो है दोआब की रेंज में पाई जाती है। दोआब कहने का मतलब है कि दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। तो जैसे गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो जो दोआब है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो खास तौर से ये जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन अनाजों के लिए ये उपयुक्त मिट्टी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये 18% पाई जाती है भारत में, और 15% पाई जाती है, 15.6% पाई जाती है काली मिट्टी। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश की तरफ ये पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है, कर्नाटक के जो किनारे का भाग है वहाँ पर पाई जाती है। और ये बेसिकली क्या है, इसका जो निच्छालन क्रिया से इसका, या लेटराइजेशन जिसको कहेंगे, उससे
इसका फॉर्मेशन होता है निक्षालन क्रिया से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको ब्रिक सॉइल भी कहा जाता है। ब्रिक सॉइल, क्योंकि ईंटों के जैसा कलर होता है इसका, इसलिए इसको ब्रिक सॉइल भी कहा जाता है। लाल मिट्टी जो है ये 18% होती है, तंबाकू के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। रबड़ हो गया, सिंकोना हो गया, या फिर चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, इन सभी के उत्पादन के लिए लैटराइट मिट्टी जानी जाती है। लाल मिट्टी के बाद आती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को हम लोग जानते हैं कि चूँकि ये मिट्टी जो होती है ये इंडिया में 15.6% के रेंज में पाई जाती है, और ये मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में दरारें होती हैं, और ख़ास तौर से क्या होता है कि इस मिट्टी में जो है जो एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो सिंचाई युक्त, उनको सिंचाई की आवश्यकता लगभग नहीं होती है। तो जैसे मेन जो फसल है कपास, तो कपास के लिए काली मिट्टी जानी जाती है। उसी तरह बात करेंगे लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी जो है उसके लिए सर्वाधिक जो है वो तंबाकू के लिए जानी जाती है। लाल मिट्टी जो है ये जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर होती है, तेलंगाना में होती है, कुछ पोर्शन जो है तमिलनाडु का भी है, कुछ पोर्शन थोड़ा सा कर्नाटक का भी है, तो वहाँ पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी लगभग सभी मिट्टियों में होती है। तो ये मेजर जो है इसमें लौ और एल्युमिनियम पूछा गया है कि लौ और एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो वो होती है लैटराइट मिट्टी में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सी मिट्टी सिंकोना वृक्ष के लिए उपयुक्त होती है। तो अभी मैंने बताया कि सिंकोना जो है ये लैटराइट मिट्टी जो होती है इसके लिए उपयुक्त होती है। ये सिंकोना जो इससे कुनेन बनती है, और सिंकोना की छाल से, तो पेड़ की जो छाल है सिंकोना की उससे कुनेन बनती है, और ये एक तरह से लैटराइट मिट्टी में ये पेड़ होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बागानी फसल की श्रेणी में नहीं आती। देखिए बागानी फसल कौन कौन सी फसलें हैं जो बागान के रूप में होती है। जैसे चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, रबड़ के बागान होते हैं, सिंकोना है उसका भी बागान होता है, टेपियोका है ये भी बागानी है, रबड़ भी बागानी है, लेकिन तंबाकू जो है ये बागानी नहीं है। तो यहाँ पे ABC तीनों जो है ये बागानी फसलें हैं, तंबाकू जो है ये बागानी फसल नहीं है। और तंबाकू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानी जाती है। तो स्वतः जुताई वाली मृदा कहने का मतलब है कि जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, मॉइस्चर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो मृदा जो है वो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। रेगड़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। कपास के लिए ये सर्वाधिक उपर्युक्त मिट्टी कही जाती है। महाराष्ट्र में, कुछ पोर्शन गुजरात में, उसके बाद कर्नाटक में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आर्द्र पर्णपाती वन है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा वन है इसमें जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। तो यहाँ पे चंदन, नारियल, कुसुम, आम ये 4 दे रखे हैं। तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वन की बात करेंगे तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है चंदन है, कुसुम भी है और आम भी है। नारियल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में नहीं आता है। नारियल जो है ये बेसिकली सदाबहार में आता है। तो एक तरह से जो है ये, या फिर कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में जो है ये नारियल ज़्यादा होता है, तो ये आर्द्र पर्णपाती वन में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी वाला। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। अब यहाँ पर परियोजनाएं दे रखी हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो दमन गंगा परियोजना ये गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। गिरना परियोजना ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और पंबा परियोजना ये केरल में है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताए। अब ये जो है कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चलती रहे, डेली चलती रहे। और 2 चीज़ें और हैं, एक तो है करंट अफेयर्स
और दूसरा हो गया टीईटी और रेलवे। रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती जो है वो के लिए जो एग्ज़ाम होना है। करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स में बजट है, जो कि अभी हमको बजट 2025-26 इससे संबंधित एक आपको वीडियो मिल जाएगा। एक मैं बनाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे। और आपको अब ये बताना है कि मैं कंटिन्यू करूं ज्योग्राफी की नहीं। तो इसको ज़रूर आप कमेंट में लिखें कि ज्योग्राफी अभी कंटिन्यू करनी है कि नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी का ज़्यादातर पार्ट जो है मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इकोनॉमिक को। तो इंडियन इकोनॉमी को के जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसकी आने की संभावना है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ये आज की क्लास में इसको ज़रूर कमेंट में आप करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए। और साथ साथ में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो इसको यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।